हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आइए स्वागत करते हैं मेहमानों का। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया जी, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और गौरव भाटिया जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल है कि आतंक पर सियासत कौन कर रहा है, विपक्ष कर रहा है या विपक्ष का जो आरोप है कि आतंकी साजिशों के बहाने ये वोट साधने की कोशिश है जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ। पूरा बैकग्राउंड हमारे सामने है कि कल एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई करने का दावा करते हुए 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। कहा कि लाइव बम मिले हैं, मानव बम की साजिश भी थी और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने की अलग अलग शहरों में उत्तर प्रदेश में आतंकी साजिश रची गई थी और अलकायदा से उसके संबंध बताए गए कि जुड़े हुए थे। भदौरिया साहब, आज मायावती जी ने जो ट्वीट किया, मैं पहले उसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई की आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है, और चुनाव के नजदीक आने पर हो रही इस कार्रवाई से लोगों के मन में संदेह है। तो मैं सीधे पूछना चाहता हूं कि क्या आरोप यह है आपकी पार्टी का कि यूपी एटीएस और पुलिस कोई फर्जीवाड़ा कर रही है, कॉन्कॉक्ट कर रही है एक आतंकी साजिश को? देखिए, हर कार्रवाई में कई तरह के पहलू होते हैं और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोग जो भारत के संविधान को मानते हैं, भारत के संविधान के साथ साथ लोकतंत्र, और इस लोकतंत्र के अंदर सभी धर्म और समाज के लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो, ये मानते हैं। इसीलिए हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारी जो जांच एजेंसियां हैं उनके पास जानकारियां थी तो समय रहते क्यों नहीं कार्रवाई की, पहले क्यों नहीं कार्रवाई की। और मैं आपको पुलिस का और जहां तक एजेंसीज का प्रश्न है, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड हुआ तो एडीजी पुलिस ने क्या कहा कि नहीं, ये तो कोई इस तरह की वहां पर कोई रेप हुआ ही नहीं था। और उसके बावजूद उसके बाद उस लड़की की हत्या भी हो गई और उस लड़की की हत्या के साथ साथ पुलिस ने उसकी डेड बॉडी के जब फ्यूनरल का टाइम था उनको अवसर भी नहीं दिया जाने का उनके साथ उनके माँ बाप को। कहने का मेरा आशय ये है कि समय समय पर इस प्रकार के कांड हुए हैं। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूँगा, हर चीज आपको याद होगा कि साध्वी प्रज्ञा के साथ जब वहाँ के लोगों ने, जांच एजेंसियों ने उनको गिरफ्तार किया, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि नहीं, वो गलत फंसाया गया। और फिर साध्वी प्रज्ञा को चुनाव भी लड़ाया, जिताया भी। और उसके साथ साथ जब वो जीत के आई, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या और गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे वो बहुत ही इस देश के लिए एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक आइडल है, एक आइकॉन है। इस प्रकार के लोगों के जब तमाम तरह के हमारे पास एक पृष्ठभूमि हो तो लोगों के मन में संशय है कि कहीं पॉपुलेशन पॉलिसी आ रही है, कहीं ये आ रहा है। भदौरिया साहब, इन सब विषयों पर एक एक करके जाएंगे तो मेरे ख्याल से हम बेहतर बात नहीं हो रही है। देखिए, आपने ये कहा कि अगर जानकारी थी तो पहले कार्रवाई करते। इतनी बात तो समझ में आती है कि क्या देरी से कार्रवाई हुई, कहीं कोई हमला अगर हो जाता तो नुकसान हो जाता, ये बात तो समझ में आने वाली है। लेकिन फिर जब आप मायावती जी ये कहती हैं कि चुनाव के नजदीक आने पर हो रही इस कार्रवाई से शक पैदा होता है, तब ऐसा लगता है कि आप शक कर रहे हैं पुलिस की कार्रवाई पर। इसीलिए क्योंकि चुनाव अब आ गया है, हमारे सिर पर खड़ा हुआ है, तो इस प्रकार की तमाम घटनाएं घटेंगी और चुनाव के बाद कहीं कुछ नहीं होगा। अच्छा, फिर ये सब ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। इस प्रकार के बहुत समय से हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। वही इसीलिए आम जनता के मन में, उन्होंने जो आम जनता के मन में संशय है उसको अभिव्यक्त किया है। मैं जरा जवाब ले लेता हूं आपकी बातों का। आपने बड़ा खुल करके कह दिया कि चुनाव की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार, यूपी की पुलिस और एटीएस से, गौरव जी, आरोप यह है कि आतंकी साजिशें गढ़वा रही है, कॉन्कॉक्ट करवा रही है। सौरभ जी, देखिए, आरोप लगाना तो बड़ा आसान है, उस पे हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले आज जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है गौरवान्वित महसूस करती है और इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री है जो पुलिस को खुली छूट देता है कि आतंकवादियों को रौंद दो, और गर्व से कहते हैं गौरव जी की आवाज कि जो वर्दी है उत्तर प्रदेश में,
जिसने इतनी त्वरित कार्रवाई करके दिखाया किस तरह से पहले तो एडवांस इंटेलिजेंस है, उस एडवांस इंटेलिजेंस पे कार्रवाई हो और एक बड़ा जो घटना हो सकती थी उसको रोका। उत्तर प्रदेश गौरव जी, मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूं। मुझे लग रहा है भदौरिया जी को आपकी आवाज दी जा रही है, वरना कोई मतलब नहीं रह जाएगा बात करने का। मैं चेक कर लूं एक बार। जी, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूं। भदौरिया साहब, आपको गौरव जी की आवाज नहीं आ रही है? दुरुस्त करा लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। सौरभ जी, ये जो हमारे साथी गौरव भाटिया जी कह रहे हैं वो बहुत काबिल अधिवक्ता भी हैं, हम उनकी बात को सुन नहीं पा रहे। मैं अपनी बात तो पूरी कर लो। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आपकी बात उनको सुनाई नहीं दे रही है। गौरव जी, एक बार वैसे आप सुनाई दे रही है तो पहले हम चेक कर लेते हैं, लेकिन एक बार आप अगर कुछ उनसे कहे तो शायद मैं चेक कर पाऊं। सुरेंद्र जी नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही है? सौरभ जी, मुझे लगता है कनेक्शन जुड़ा नहीं है। नहीं, वो क्योंकि हमारे साथ तो पैच्ड हैं, वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आपकी नहीं सुन पा रहे हैं। ऐसा होता नहीं है वैसे यूजुअली, लेकिन कोई दिक्कत तो खैर आ रही है। हम इसको ठीक कराते हैं। अपनी बात कहिए गौरव जी आप, मैं पहुंचाऊंगा आपकी बात उन तक। बोलिए। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो जो मैं बात कह रहा था उसको आगे बढ़ाऊं। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुली छूट दी। हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दिखाया किस तरह से उनकी कर्तव्य परायणता और प्रतिबद्धता जो है वो जनता की सुरक्षा करने के लिए है। और आप बताइए कि एक इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, उस इंटेलिजेंस पे फिर त्वरित कार्रवाई करके सुनिश्चित करना कि आतंकवादी घटना ना हो, अंजाम ना दिया जाए। तीसरी बात, इन आतंकवादियों को पकड़ लिया गया। ये अपने आप पे दिखाता है कि ये कितनी मजबूत सरकार है जिसके सामने आतंकवादी घुटने टेक रहे हैं। दूसरी बात, मुझे दुख इस बात का होता है और एक एक करके बताऊं। पहले मायावती जी के ट्वीट की बात करते हैं। इनके ट्वीट में 2-3 बातें बड़ी प्रमुख हैं जी। पहला, इन्होंने कहा अगर ये सही है तो सौरभ जी मैं कहूंगा अभी तो कार्रवाई चल रही है, दबिश चल रही है। न्यायालय ने कहा हिरासत में जो लिया गया है वो सही है, तो ये अगर लगाने की क्या आवश्यकता थी? क्या आपको प्रदेश की पुलिस पे यकीन नहीं है? अगर नहीं है तो ये चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी की जो सब सर्वोच्च नेत्री हैं ये अपनी सुरक्षा वापस करें, सारे नेता सुरक्षा वापस करें, इसलिए कि आपको पुलिस पे कोई विश्वास नहीं। दूसरी बात, इन्होंने कहा इसकी आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं ये पूछता हूं राजनीति कर कौन रहा है? और आपको वजह मालूम है? वजह ये है सौरभ जी कि ये धर्म देखते हैं कि कौन प्रथम दृष्टया आरोपी है। अगर वो मुसलमान है तो इनको मुसलमान वोट लेने के लिए समझौता करना है, तो वो आतंकवादियों ये तो आप पर आरोप लगा रहे हैं ना कि मुसलमान पर कार्रवाई करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। उनका तो आरोप उल्टा है। अच्छा सौरभ जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कोई आतंकवादी पहले उसका धर्म देखे और मुसलमान हो तो छोड़ दे? दूसरी बात, अगर चुनाव पास हो तो पुलिस और मुख्यमंत्री सूबे के आंखें बंद कर ले, कह दे कि हाँ आतंकवादी हमला हो जाने दो। ये जो नियत है ये समाजवादी पार्टी की और बसपा की तो हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो वचन है कि जनता को सुरक्षित रखेंगे, सेवा करेंगे। मैं जवाब लेता हूं। भदौरिया जी, मुझे लग रहा है बाकी बात तो आप उनकी सुन पाए होंगे। मोटी बात उन्होंने कही, अगर क्यों लगा रहे हैं पुलिस की कार्रवाई पर, और दूसरा अगर विश्वास नहीं है पुलिस पर तो विपक्ष के नेता अपनी सिक्योरिटी छोड़ दें, वो भी यूपी पुलिस देती है। देखिए, सिक्योरिटी के मामले में ये भारत सरकार फैसला करती है, लेती रही है, वो खुद अब फैसला लेंगे। पर जहां तक मैं आपको बतला दूं, मैंने आपको कहा शुरू में अपनी बहस का जब ओपनिंग रिमार्क था कि ये लोग दोहरा मापदंड रखते हैं। भाई, आप साध्वी प्रज्ञा को तो चुनाव लड़ाते हैं, और साध्वी प्रज्ञा वो व्यक्ति हैं जिनको सभी लोग देश में जानते हैं किस प्रकार से, किस तरह के कांड में वो फंसी हुई थी। और उसके साथ साथ ये भी सब लोग जानते हैं कि उन्होंने स्वयं कहा और एक आइकॉन उन्होंने बताया नाथूराम गोडसे को। इसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया कि हाथरस का कांड हुआ, और इस प्रकार के कई कांड मैं आपको बता सकता हूं, फहरिस्त दे सकता हूं, जब दलितों पर
अल्पसंख्यकों पर, गरीबों पर हमला होता है, उनकी हत्याएं होती हैं। आपको मैं बता दूं, आसिफा को उसका बलात्कार हुआ जम्मू के अंदर, उसको मार दिया, पत्थर मार मार के मार डाला गया, और पुलिस और तमाम लोग कहते हैं जी देखिए, मुझे लगता है हम बहुत सारी घटनाओं को एक साथ बहुत सारी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें, मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा। आपने कश्मीर तो ये लोग चुनाव के अवसर पर, मैं सौरभ जी केवल इतना कहना चाहता हूं कि चुनाव के अवसर पर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये कह रहे हैं ना, आशंका इसका जवाब इन्होंने दिया कि अगर चुनाव आ रहा है और चुनाव से हम ना करें क्या? ये कह रहे हैं अगर चुनाव से पहले कोई आतंकी साजिश पुलिस की पकड़ में आती है तो पुलिस कार्रवाई इसलिए ना करे क्योंकि चुनाव आने वाले और विपक्ष आरोप लगाएगा। कोई धमाका करना चाहता है तो कर लेने दें उसको, क्योंकि चुनाव आने वाला है। भदौरिया जी आप बिल्कुल, मैंने ये नहीं कहा कि चुनाव आने वाला, इसलिए मैंने तो बल्कि ये कहा कि पर इनकी सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही थी? ये केवल चुनाव का इंतजार कर रही थी, आएंगी तब हम इन लोगों को पकड़ेंगे। तो इसीलिए लोगों के मन में है, मैं उत्तर दे दूं, कि ये लोग पॉपुलेशन पॉलिसी भी ला रहे हैं, पॉपुलेशन पॉलिसी के साथ साथ ये भी ला रहे हैं, वो हर प्रकार के इस तरह के कदम उठा रहे हैं जिससे धार्मिक भावनाएं भड़के। केवल एकमात्र उद्देश्य है चुनाव, और कोविड का कोई इनको, देखिए आप ये बात पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में कहें, कभी धर्मांतरण का मामला भी उठा उत्तर प्रदेश में, कब्रिस्तान और शमशान घाट करते हैं, शमशान घाट और कब्रिस्तान के बाद भदौरिया साहब आप बहुत सीनियर लीडर हैं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि कोई कानून बनाया जा रहा हो, आपने पॉपुलेशन पॉलिसी की बात करी, मैं तो उसमें और मुद्दे खुद जोड़ देता हूं, मैं लूनी की घटना जोड़ देता हूं, मैं उसमें जोड़ देता हूं धर्मांतरण का मामला, ये सारे विषय एक अलग किस्म के हैं। लेकिन आतंक का नाम जब आता है, अब कोई एजेंसी कह रही है कि हमने टेररिस्ट को पकड़ा है, उसमें अगर मगर करना और शक करना, बाद में अदालतें इनको आदमियों को बरी कर दे, आप तब इनसे पूछिए कि आपने किस बिना पर इनको पकड़ा था चुनाव से पहले। लेकिन आज पहले से अगर लगा देना, सवाल उस पर है। मैं एक बार गौरव आपकी बात का जवाब देते फिर आता हूं। बोलिए गौरव। सौरभ जी देखिए, मैं मायावती जी के ट्वीट पे ही पहले बात करना चाहूंगा। मायावती जी ने एक और बहुत हल्की बात कही है। अच्छा नहीं लगता एक वरिष्ठ नेता आतंकवाद से जुड़े मुद्दे पे इस तरह की टिप्पणी दे। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो जनता में बेचैनी और बढ़ेगी। सौरभ जी ये बताइए, अगर कोई आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, देश की अखंडता पे घात करना चाहता है और वो चाहता है कि हमारे निर्दोष जो नागरिक हैं उनकी जान चली जाए, उस पर कार्रवाई होगी तो जनता में बेचैनी बढ़ेगी। अगर उनको पकड़ा गया, जेल में डाला गया और न्यायालय ने भी उसको उचित पाया है, जांच अभी चल रही है, तो बेचैनी बढ़ती है या कब बढ़ती है? मैं समझता हूं जनता तो आज आश्वस्त होगी कि सरकार अपना काम कर रही है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि चुनाव आए तो कार्रवाई करी, इससे पहले एजेंसी सो रहे। ये और गलत है। जो एजेंसी रात दिन 24 घंटे अपनी जान पे खेल के सुधींद्र भदौरिया जी की, हमारी मायावती जी की, सबकी जान बचाती है, उस पे आप प्रश्न लगा रहे हैं कि पहले सो रही थी। मैं कह रहा हूं अभी तो तफ्तीश चल रही है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूरी रिपोर्ट तो सामने आ जाए। अगर ये मॉड्यूल कुछ ही समय पहले आया और पर्दाफाश कर दिया गया तो क्या मायावती माफी मांगेंगी कि उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया है? या भदौरिया जी आपको कैसे पता ये मॉड्यूल कब ऑपरेट हो रहा है? मायावती को तो आतंकवादी संगठन जानकारी डायरेक्ट देंगे नहीं। तीसरी बात देखिए, इसी तरह से समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने आज कहा मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस पे विश्वास नहीं है। तो बसपा की, आपकी सरकार का भी नाम लिया था उन्होंने। हाँ बिल्कुल, मैं उस पर जा नहीं रहा हूं, इसलिए नहीं जा रहा हूं कि ठीक है राजनीति है, ओछी होगी, घटिया राजनीति ये करेंगे, हमारी भारतीय जनता पार्टी और सरकार को घेरे में लाएंगे, कोई बात नहीं, चलिए 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन पुलिस पे विश्वास नहीं है। मायावती कहती है कि ये चुनाव की दृष्टि से हो रहा है, अखिलेश यादव कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं। ये क्या दिखाता है? ये केवल मुसलमान के वोटों की लड़ाई है सौरभ जी, और दुख इसलिए होता है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे बच्चे असुरक्षित रहें, हमारे नागरिकों की जान चली जाए, बस इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे। जवाब देना चाह रहे थे बीच में भदौरिया जी, बोलिए सर। देखिए, ये मैंने इसीलिए कहा था,
ये 6 महीने के लिए अब ये एक तरह से इनका रोज ये प्रलाप रहेगा कुछ लोगों का कि ये लोग जो है खास तौर से हम लोगों पर आरोप लगाएंगे कि ये एक खास धर्म के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। असल में इनकी ये मंशा है, तभी ये चुनाव के अवसर पहले कभी नहीं बोलते और ना उसके बाद बोलते हैं। कभी आपने सुना चुनाव के अवसर पर इन्होंने कहा कि शमशान घाट को तो जगह नहीं मिलेगी पर कब्रिस्तान को जगह मिलेगी? आपने कभी इनसे ये उसके बाद सुना? उस चुनाव खत्म हो जाने के बाद उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि बिजली जो है दिवाली के वक्त नहीं मिलेगी पर ईद के वक्त जरूर मिलेगी। ये इसी प्रकार की भाषा ये लोग बोलते हैं और इसीलिए माला पहनाते हैं। इनके मंत्रियों ने जाकर उन लोगों को जिन्होंने लिंचिंग की उनको जेल में जाके माला पहनाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रांची के अंदर। ये कोई देश के पूरे देश के लोगों ने देखा हुआ है। ये एक इस प्रकार की पृष्ठभूमि है, पुराना इतिहास है और ये इतिहास शुरू होता है नाथूराम गोडसे और उसके पहले से और अब तक चला आ रहा है साध्वी प्रज्ञा तक और उसके आगे अभी आ गया है जब तमाम तरह के लिंचिंग वालों को भी इन लोगों ने माला पहनाई। अच्छा, आपने साध्वी प्रज्ञा का 3-4 बार नाम लिया भदौरिया साहब। मैं एक चीज केवल कहना चाहता हूं आपसे, उनके वो जो बोलती हैं जो विचार व्यक्त, उनसे तो एक बार उनकी बातों से प्रधानमंत्री भी नाराजगी और नाइत्तेफाकी व्यक्त कर चुके हैं। ये तो बात सामने आई थी। नाराजगी भी व्यक्त करते हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ाते हैं। नाराजगी बाद में आई थी, लोकसभा का चुनाव लड़ाते हैं, नाराजगी बात बनाते हैं, सम्मानित करते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? उस विषय में इसलिए नहीं जा रहा था, वो एक्चुअली आपको ही मालूम होगा वो कि वो चुन के आई, उसके बाद उन्होंने कोई बयान दिया। देखिए ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। देखिए मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू। ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं केवल इतनी बात कह रहा था, आप अगर एक सांसद का बार बार नाम ले रहे हैं तो वो देश के किसी कानून के तहत ही चुन करके आई होंगी। कोई देश का कानून उनको इजाजत देता होगा तभी वो चुनाव में खड़ी हो पाई होंगी। आने से सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्या? तो फिर अब देखिए, अदालत बरी कर दे तो सर्टिफिकेट नहीं है। अगर अदालत बरी नहीं करती तो वो चुनाव लड़ नहीं सकती थी। नहीं, गांधी जी की हत्या की है, उसको उन्होंने माला पहना दी, उसका मंदिर बन रहा है, ये ठीक है क्योंकि चुन के आ गई है वो। आपने बार बार आतंकी वारदातों के परिप्रेक्ष्य में उनका नाम लिया। मैं इसलिए कह रहा था अगर वो अदालत से बरी ना होती तो क्या वो चुनाव लड़के जीत पाती? वो बरी हुई है, उनके ऊपर से इल्जाम हटा है, वो उनका बयान ये बतलाता है, उनका ये बयान बतलाता है जब वो नाथूराम गोडसे को इस देश के लिए एक आइकॉन समझती हैं और एक आइडियल व्यक्ति समझती हैं, तो इससे पता चलता है कि उनकी मानसिकता क्या है और उनके हिफाजत। चलिए, वैसे वो आज विषय नहीं थे लेकिन आप उनको चर्चा में लाए तो गौरव जवाब देंगे, सम्मानित करते हैं। गौरव जवाब देंगे उन पर, बोलिए। सौरभ जी देखिए, आज की जो चर्चा का विषय है उस पे नहीं बोले सुधींद्र जी, बाकी सब इधर उधर पॉपुलेशन पॉलिसी पे चले गए, साध्वी प्रज्ञा। मैं उत्तर भी दूंगा लेकिन सबसे पहले क्योंकि 2 बार इन्होंने कहा दोहरे मापदंड, मीठा मीठा गप गप एंड कड़वा कड़वा थू थू। तो ये देखिए मेरे हाथ में एक प्रेस विज्ञप्ति है। क्या कहती है? मायावती ने कहा सपा गुंडों की पार्टी है, जेल भर जाएंगे लेकिन गिनती खत्म नहीं होगी। लेकिन उसके बाद जो होगी, बुआ जी ने अपने बबुआ से कहा साथ साथ चुनाव लड़ेंगे और फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं अब हम अलग हो जाएंगे। तो दोहरे मापदंड तो ये होते हैं। दूसरी बात, क्यों मैं कहता हूं कि ये लोग मुसलमानों के वोट के लिए ही राजनीति करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मेरे हाथ में एक और देखिए रिपोर्ट है, ये क्या कहती है, मैं दर्शकों को पढ़ देता हूं। मुस्लिमों को ज्यादा टिकट नहीं देना चाहते थे अखिलेश। मतलब लड़ाई क्या थी? 7 आ गए तब भी मुसलमानों को टिकट नहीं देना चाहते थे। वैसे कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए, कर भारतीय जनता पार्टी रही है लेकिन मुसलमानों की टिकट की बात करी। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे, तो मैं इनको बता दूं, जब साध्वी प्रज्ञा ने, पहली बात तो साध्वी प्रज्ञा को सर्वोच्च न्यायालय ने बेल दी, आज तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जो तथ्य है मैं तथ्य रख रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा उनके गलत वक्तव्य को मैं कभी भुलाऊंगा नहीं और माफ नहीं करूंगा। राजनाथ सिंह जी ने संसद के पटल पे कहा सौरभ जी कि जो नाथूराम गोडसे के लिए इन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है ये गलत है, निंदा करते हैं हम, गलत है। और चुनाव वो पहले जीती थी, शब्द ये बाद में बोले थे। दूसरी बात,
कब्रिस्तान शमशान की कर रहे हैं। सुधींद्र जी से ज्यादा परिपक्व उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही कम लोग होंगे। सुधींद्र जी, आपको वो याद है, एक समय होता था कि केवल और केवल कब्रिस्तान के लिए 5 गुना ज्यादा बजट अखिलेश यादव ने दिया था। तब श्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनावी रैलियों में कहा था कि अगर आप कब्रिस्तान के लिए बजट देते हैं तो शमशान घाट की बात क्यों नहीं करते। ये हमारा संविधान कहता है कि सारे धर्म बराबर हैं, लेकिन बहुत अच्छे से मीठा मीठा नहीं, इनका आरोप दरअसल देखिए ये है गौरव भाटिया जी, ये बार बार उन्होंने एक बात कही है कि ये सारे मुद्दे चुनाव के वक्त ही क्यों उठाए जाते हैं। मैंने इससे पहले कहा कि आतंकी वारदातों पर अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है उसे कम से कम राजनीति से अलग रखना चाहिए, लेकिन आपको धर्मांतरण के मामले भी याद आएंगे चुनाव से पहले, आपको कहां कितनी आबादी बढ़ रही है और उसमें यह भी कहना कि हम सामाजिक वर्गों के अंदर एक अनुपात में आबादी रहे, ये बात भी कहे सरकार की तरफ से कही जाए, ये भी चुनाव से 8 महीने पहले आपको याद आएगा। तो एक पैटर्न नजर आता है। मैं बता रहा हूं आपको, उत्तर दे रहा हूं आप ही के सवाल का। जो आपने धर्मांतरण कानून की बात करी, पहली बात तो याद रखिएगा सौरभ जी, ये धर्म तटस्थ है। कोई भी व्यक्ति अगर प्रलोभन देके, डरा के, गलत करके धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो कोई भी धर्म का हो। दूसरी बात, ये ऑर्डिनेंस तो 2020 में आया था और गौरव जी आपको आवाज मिल रही है? उनका वीडियो लिंक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। भदौरिया साहब, आपने जितनी बात सुनी आप उसका जवाब दीजिए, फिर वो आएंगे तो कंटिन्यू कर लेंगे। मेरे ख्याल में या तो जोड़ दें हमारे साथ। दो तीन चीजें जो मैंने नहीं कही उसको भी मैं दोहरा दूं। ये कहते हैं कि ये संविधान और लोकतंत्र की बहुत सम्मान करते हैं, कितना ये सम्मान करते हैं संविधान का और लोकतंत्र का हमने देखा जब 1992 के अंदर मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी, तो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया। सुप्रीम कोर्ट इस देश के न्यायालय के लिए, न्याय के लिए सबसे बड़ी संस्था है। कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि मैं उस ढांचे को किसी भी सूरत में गिरने नहीं दूंगा, और फिर दूसरे दिन क्या हुआ और उस ढांचे को गिराया। सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को दोषी ठहराया नहीं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक झूठा एफिडेविट दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उनको सम्मानित किया, उनको गवर्नर बनाया, महामहिम भी बनाया। आज वो बीमार है इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, पर इनके दोहरे मापदंड हमने देखे हैं। उन्हीं संस्थाओं की इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं, उन संस्थाओं के फैसलों की भी धज्जियां उड़ाई हैं। जब इन लोगों को सत्ता प्राप्ति करनी होती है, सत्ता प्राप्त करने के लिए ये धर्म और इस प्रकार के विभेद पर चलकर ये सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, ये इनके मंशा हो सकती है। पर हम लोग चुनाव की हार जीत को ताक पर रखकर हम देश के संविधान, हम परम पूज्य बाबा साहब के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, हम संविधान की रक्षा करेंगे। देश में जो धर्म के नाम पर तमाम विभेद पैदा किए जा रहे हैं वो नहीं होने देंगे, इसीलिए इन बातों को रख रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये अपनी, क्योंकि इनकी बात बीच में अधूरी रह गई थी, इन्होंने पहले धर्मांतरण कानून पर कहा कि वो तो धर्म न्यूट्रल है, रिलीजन न्यूट्रल है, वो तो किसी भी व्यक्ति को बचाता है। अध्यादेश 2020 में आया था। नहीं, लेकिन अभी आप इसी एटीएस ने जिसने आतंकी कार्रवाई की है, आतंकी कार्रवाई को रोका है, साजिश पकड़ी है, उसने धर्मांतरण पर भी कार्रवाई की थी। तब भी ये कहा गया था कि चुनाव से पहले देखिए अब इन्होंने धर्मांतरण करने वाले पकड़ लिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बोलिए। बिल्कुल, देखिए आपने जो प्रश्न किया कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए कार्रवाई हो रही है, उसका मैं उत्तर दे रहा था, बीच में कनेक्शन कटा। जब 2020 में अध्यादेश आया धर्मांतरण कानून का, तब तो कोई चुनाव थे नहीं, चुनाव तो 2022 में थे। तो 1.5 साल पहले भी अगर हम कोई अध्यादेश लाते, कानून लाते हैं, तो वो चुनाव के मद्देनजर लाते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, ट्रिपल तलाक का कानून आया, हम तो 2019 के चुनाव जीत चुके थे, तो इसका मतलब फिर हम क्यों लाए? तब कौन से चुनाव थे? तीसरी बात, मैं एक आपसे बड़ी बात कहता हूं, 2007 23 नवंबर की तारीख थी जो मेरे पास है, 6 ब्लास्ट हुए थे 3 कचहरी में, लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद।
मुख्यमंत्री कौन थी आपको पता है? मायावती थी। एक ब्लास्ट हुआ था बनारस वाराणसी में 7 दिसंबर 2010, कौन मुख्यमंत्री था? मायावती थी। आज ये गर्व से कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, और चाहे वो गुंडे हों, चाहे अपराधी हों, चाहे वो आतंकवादी हों, इन सब के खिलाफ मजबूत कार्रवाई हो रही है। तीसरी बात, भीमराव अंबेडकर साहब की बात करी। परम पूज्य भीमराव अंबेडकर साहब ने ये कब सिखाया था कि 5 करोड़ की माला पहन लो और नोट लगे हों नए नए, बिल्कुल क्रिस्प। आप बताइए, अरे परम पूज्य B.R. अंबेडकर साहब की बात करते हैं तो अपने जन्मदिन पे चंदा थोड़ी ना इकट्ठा करवाते हैं सुधींद्र जी। ये सब बातें जनता भूली नहीं है। आज का विषय आतंकवाद से लड़ने का है, या तो आप साथ हैं या आतंकवादियों के साथ हैं, या देश के साथ हैं या आतंकवादियों के साथ हैं। आपके बाकी आरोप पर वो बोले, लेकिन एक बात जिन्होंने इंपॉर्टेंट कही, इन्होंने कुछ आतंकी वारदातें गिनाई जिस वक्त मुख्यमंत्री मायावती जी हुआ करती थी। कम से कम वो कह रहे हैं कि इस बात से तो सुकून लीजिए और प्रशंसा कीजिए कि वर्षों से, खासतौर पर पिछले 4-4.5 वर्षों में यूपी में कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। बहन मायावती जी जब भी मुख्यमंत्री बनी है, आप मुझे बता दिए 4 मौकों पर वो मुख्यमंत्री बनी, एक भी दंगा क्या हुआ? हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहे, एक भी दंगा नहीं हुआ। और इनके बारे में जब ये मुख्यमंत्री रहे, कल्याण सिंह जी से लेके आज तक, और फिर मैं अब योगी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके भाषणों का उल्लेख करूं, जब बलात्कार होता है तो कहते हैं कि हम किन किन लोगों के 100 बलात्कार करेंगे अगर हमारा एक होगा। तो देखिए देश के लोग, प्रदेश के लोग तमाम तरह के, बयान आपने ये जो भड़काऊ भाषा है चुनाव के अवसर पर बोली जा रही है। मेरी काइंड रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो आप चीफ मिनिस्टर के लिए एक बयान कह रहे हैं, या तो उसे कोट कीजिए और बताइए कि कहां ऐसी बात की थी, क्योंकि आपने जो बात कही बड़ी, वो अगर किसी ने कही बहुत खराब। गोरखपुर में किसने कहा? ये योगी जी ने कहा। मैं आपको आर्काइव से निकाल के दे सकता हूं। मैं भी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं भदौरिया जी, मैं आपको जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, दे दूंगा। क्या ये बयान योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकला था? मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप जिस घटना की बात कर रहे हैं वो मुझे मालूम है, और किसने कहा था मुझे याद है, लेकिन क्या वो आज के मुख्यमंत्री ने कहा था? आप याद कर लीजिए एक बार। मेरे ख्याल से आप गलत हैं। वो गलत ही हैं सौरभ जी, शायद नहीं। भदौरिया जी, मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी सूरत में धर्म पर विभेद नहीं होना चाहिए, और कुछ भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे तनाव पैदा हो। जो सुश्री बहन मायावती जी हम लोगों की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोगों का आशय सिर्फ इतना है कि सब लोग मिलजुल के रहें, शांतिपूर्ण ढंग से रहें। ये नहीं बंगाल में जाएंगे तो कुछ चुनाव के अवसर पर एक भाषा बोलेंगे, आसाम में कुछ भाषा बोलेंगे, उत्तर प्रदेश में अब चुनाव हार रहा है तो एक भाषा बोलेंगे, और इतना तनाव पैदा कर देंगे चुनाव तक। अब बंगाल में उसके बाद चुनाव हो गया, उसके बाद कोई जरूरत नहीं वो भाषा बोलने की। आसाम में चुनाव हो गया, अब कोई जरूरत नहीं वो भाषा बोलने की। देखिए सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अब चुनाव धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो इसलिए अब फिर से, क्योंकि कोविड में हम कर नहीं पाए, किसानों को हम राहत नहीं दे सकते, नौजवान लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते, पेट्रोल और डीजल 100 के पार जा रहा है, गैस महंगी हो गई है, चारों तरफ से फेल हो गए, तो अब उनके पास एक खाली है कि हिंदू मुसलमान करो। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, ये आरोप आप बार बार लगा रहे हैं, तो मैं कुछ स्पेसिफिक बात भी करें। जैसे इन्होंने पॉपुलेशन पॉलिसी की बात करी, अब ये तो आप नहीं कह सकते कि हम चुनाव से पहले नहीं ला रहे हैं। ये तो अभी अचानक जो है विधि आयोग को सूझा, फिर अचानक जो है राज्य सरकार को सूझा कि हमको पॉपुलेशन पॉलिसी लानी चाहिए। एक स्पेसिफिक बात है, इसका जवाब दीजिए गौरव जी। बिल्कुल सौरभ जी, मुझे नहीं समझ में आया कि आज जब हम बात कर रहे हैं आतंकवाद की, तो पॉपुलेशन पॉलिसी जो कि हर कोई कहता है भाई हर धर्म के व्यक्ति के लिए लागू होगी, और देश के संसाधन जो है सीमित हैं, तो इसलिए होनी भी चाहिए। ये पॉलिसी तो बहुत पहले से है, उसको किसी धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? ये बात मुझे समझ में नहीं आई, थोड़ा विरोधाभास है। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, केंद्र सरकार ने जो सेंट्रल लॉ कमीशन होता है, इसमें फॉर्मर जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे
एक रिक्वेस्ट करी थी और उसके बाद लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी कैसे देश में लागू होगी हमारी पॉपुलेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन पॉलिसी। 3 साल पहले की बात है। अब बताइए, उस वक्त तो कोई चुनाव नहीं थे। ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है कि अगर आतंकवादी कोई घटना होने जा रही है उसको मत रोको क्योंकि चुनाव है, यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है आप नहीं लाएंगे क्योंकि चुनाव है, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी नहीं लाएंगे क्योंकि चुनाव है, रोहिंग्या घुस जाए चुनाव है, अनुच्छेद 370 संशोधित क्यों किया चुनाव है, पाकिस्तान हमला करे सर्जिकल स्ट्राइक करा दी या बालाकोट एयर स्ट्राइक है चुनाव है। आप बताइए ये तर्क क्या नागरिकों को भाएंगे? नागरिक तो चाहते हैं। अच्छा, मैं आपको 3-4 उदाहरण देता हूं जो कि बताए जाते हैं, जो कि गिनाए जा रहे हैं आज काम कर रहे हो। अच्छा, जो कि आज गिनाए जा रहे हैं कि आपकी एटीएस की कार्रवाई पर क्यों सवाल कुछ लोगों ने उठाया। अभी केरल और पश्चिम बंगाल के चुनाव में तो एनआईए ने वहां जाकर के भी ऐसी कार्रवाई की थी, आतंकी मॉड्यूल्स को बस्ट करने की बात कही थी, उसके बाद नहीं पता उसका क्या हुआ। गुजरात में 124 लोगों पर यूएपीए लगा था, 19 साल मुकदमा चला, इसी साल सभी के सभी लोग बरी हो गए। 2019 के चुनाव से पहले, और ये सब कोटेड है आज के आप सोशल मीडिया देख ले, मैं जिम्मेदार सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, वैसे उसकी बात कर रहा हूं जो वेरीफाइड जो कि है, रिलायबल है। 2019 के चुनाव से पहले अमरोहा में भी कार्रवाई की थी एनआईए ने और कहा था रॉकेट लॉन्चर बनाया जा रहा है। पता चला बाद में कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली को उठाने वाला हाइड्रोलिक पंप था जो कि वो लोग बनाते थे क्योंकि वो लोग ये लोहे का वेल्डिंग का काम करते थे। और मजे की बात यह है कि जुलाई में उसी साल 2019 में एनआईए ने चार्जेस ड्रॉप भी कर दिए। तो इसीलिए सुधींद्र भदौरिया जैसे लोग जब ये कहते हैं कि हमें शक होता है तो उसकी पीछे पृष्ठभूमि बताई जाती है। सौरभ जी, मैं आपकी बात समझा। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर पता चले इंटेलिजेंस में प्रेशर कुकर में बॉम्ब है तो क्या ये लोग चाहते हैं कि जाके प्रेशर कुकर खोलें, देखें उसमें बॉम्ब है कि छोले बन रहे हैं और फिर वो व्यक्ति उड़ जाए या 4-5 हमारे नागरिक जान गंवा बैठे? कैसी बातें हैं। और इनकी जो दूसरी बात है कि मान लीजिए कोई उचित कार्रवाई नहीं होती या गलत कार्रवाई होती है, इस देश में न्यायालय है कि नहीं है? आपने स्वयं उदाहरण दिया कि किसी के ऊपर मुकदमा चला, लेकिन हमारा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मुकदमा आपको प्रूव करना है, तो न्यायालय ने उसे छोड़ दिया। और अगर न्यायालय को लगता कि ये कार्रवाई ही गलत है तो उस पर जुर्माना भी हो सकता है, सरकार जो है उस पर कार्रवाई भी कर सकती है अफसर पे। लेकिन मैं आपको एक लाइन पढ़ के बताता हूं, और ये है क्या, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कौन सांप्रदायिक राजनीति करता है। मेरे हाथ में समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, इनकी गंभीरता देखिए, वो है नहीं लेकिन फिर भी मैं दर्शकों के लिए ये प्लेस कर दूं। मैनिफेस्टो में लिखा था मुस्लिम बहुल एक मिनट मैं बता रहा हूं, हाँ, ये मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला गया है, उन्हें ना सिर्फ फौरन रिहा कराया जाएगा बल्कि मुआवजे के साथ इंसाफ भी दिया जाएगा। अब आप मुझे बताइए, अगर आतंकवाद के गंभीर आरोप किसी पे लगे हैं तो उसको इसलिए रिहा कर दिया जाएगा कि वो मुसलमान है। सांप्रदायिक राजनीति कौन कर रहा है? और सौरभ जी सोचिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई एटीएस ने करी है, ना करी होती और ये अगर हमला हो जाता दुर्भाग्यपूर्ण, हमारे एक नागरिक की भी जान चली जाती, ये राजनीतिक दल मायावती, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा वापस ला पाती हो जाती। मैं तो गर्व से कहता हूं कि इतनी त्वरित कार्रवाई, इतनी मजबूत कार्रवाई पहले नहीं हुई। कम से कम पुलिस पे समय 1-1.5 मिनट का सवालिया निशान नहीं उठाने चाहिए। भदौरिया जी जवाब दे दें। देखिए, हम जहां तक इस देश की अंदर शांति का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है, हमेशा सुश्री बहन मायावती जी सरकार के जो भी ऐसे कदम हैं, पर चुनाव की संध्या वेला पर लोगों के मन में संशय इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमने एक भाषा सुनी है आसाम में, बंगाल में, और चुनाव के समय समय पर अवसर जब आते हैं और चुनाव के बाद जब चुनाव पूरे हो जाते हैं उसके बाद ना आपको योगी जी को बोलते हुए दिखेंगे, ना मोदी जी बोलते हुए दिखेंगे। फिर उस समय पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, किसान परेशान होगा। तो ये जो जुमलेबाजियों के आधार पर, कलाबाजियों के आधार पर चुनाव जीतने की एक आदत पड़ गई है, उसीलिए अब धार्मिक विभेद के नाम पर ये लोग चुनाव लड़ने की आदत पड़ गई है। पर जनता 2022 में जवाब देगी।
लेकिन इन्होंने एक बात भाई शुरुआत में कही और थी, मैं एक चीज और कह दूं, ये जो है गौरव जी बहुत काबिल है। गौरव जी के हम बड़ा उनकी काबिलियत का सम्मान करते हैं, पर गौरव जी आप बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं, पर ये गलत चीजों की मत डिफेंड करिए। नहीं, लेकिन इन्होंने एक बार ये पूछा था आपसे कि आतंकी कार्रवाइयों पर पुलिस अगर एक्शन करती है तो उस पर आप विपक्ष और आप यहां बैठे हैं बसपा की तरफ से, तो आप सरकार और पुलिस के एटीएस के साथ है या नहीं है आतंकी मामलों पर? देखिए, पुलिस अच्छा काम करती है, हम साथ रहते हैं, एटीएस अच्छा काम करे, पर ये चुनाव के मौके पर हमने देखा है ना बहुत सारे ऐसे फैसले हुए। मैंने आपको हाथरस कांड का बताया। हम फिर मैं एक शुरुआत से बुनियादी फर्क करना चाह रहा हूं भदौरिया साहब, वो ये है कि हम बाकी विषयों को एक तरफ और हम कम से कम नेशनल सिक्योरिटी को एक तरफ रखें। तो इनका कहना, अभी इन्होंने बोला वो अगर एटीएस कह रही है कि हमें जिंदा बम मिले तो क्या करें? चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, चाहे अटल जी की सरकार हो, राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं। ठीक है, हिंदू मुसलमान करा जाएगा तो उस पर जरूर, चलिए फाइनल कमेंट उठाया जाएगा। 15-20 सेकंड में गौरव आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सौरभ जी, ये इतना गंभीर मसला है, आप सोचिए उन जाबाज पुलिस वालों के बारे में जिन्होंने वो प्रेशर कुकर हाथ में उठाया होगा जिसमें एक बॉम्ब था। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो पकड़ के ऐसे निकले, और किस जज्बे से, क्योंकि वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। अभी दबिश चल रही है, जांच चल रही है, इस समय पे इस तरह के बयान आना खुद में राजनीति करना है और ये उचित नहीं। चलिए, समय इतना ही था। सुधींद्र भदौरिया जी, गौरव भाटिया जी, आप दोनों का धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए कुरुक्षेत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मामला चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, आतंकी साजिश का है, तो जाहिर है कि इसमें पुलिस के हाथ तो मजबूत करने पड़ेंगे और एटीएस की आगे कार्रवाई और क्या क्या नए रहस्योद्घाटन करती है ये भी आपको हम बताते रहेंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।